दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल से उठ रहे उस सवाल का जवाब तलाश लिया जिसका जवाब देने में अब तक वो हाँफते नजर आ रहे थे, जिसका जवाब देते वक्त उनकी बोलती बंद हो जा रही थी, सांस हलक में अटक जा रही थी, उनके पसीने छूट रहे थे और उनको बार बार पानी पीने की नौबत आ रही थी। क्योंकि जिस सवाल का जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही थी, इन सब का जवाब मोदी जी ने तलाश लिया है। अब अगर कोई पूछेगा कि नौकरी का क्या हुआ जनाब, उसका जवाब दीजिए, तो हमारे मोदी बाबू कहेंगे मुल्लों की चोरी टाइट कर दी। अब अगर बीजेपी से कोई पूछेगा कि सबका साथ सबका विकास का नारा का क्या मतलब है, तो कहेंगे देखो हमने फलाने को सबक सिखा दिया, उनका सर नीचे कर दिया। और ऐसे ही सबक सिखाते सिखाते एक नया सबक इन्होंने तलाश लिया, उसका नाम है वक्फ बोर्ड। और वक्फ एक्ट में हमारे नरेंद्र बाबू इस वक्त संशोधन करने के चक्कर में कि कैसे करके उसमें तरमीम कर दिया जाए, उसके अधिकार हुकूक को कमजोर कर दिया जाए। वो अधिकार हुकूक, वो प्रॉपर्टी जिसे मुसलमानों ने अपनी गाढ़ी कमाई से अर्जित की है, वो वक्फ की ज़मीन जिसे मुसलमानों ने अपना वक्फ कर दिया है अपने दीन के लिए, इल्म के मदारिस बनाने के लिए, मस्जिद तामीर करने के लिए, कब्रिस्तानों के लिए जिसे वक्फ कर दिया है, जिसे मुसलमान के लिए ही दान दे देता है, वक्फ कर देता है, उसी वक्त की प्रॉपर्टीज पर इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की पैनी नजर बनी हुई है। लेकिन अचानक नरेंद्र मोदी जी को ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने तुरंत वक्फ एक्ट में तरमीम करने की कोशिश कर दी है, शुरुआत कर दी है। और कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि अगले दिन कल ही यानी 8 तारीख को ही मामला संसद में पहुंचेगा। मुसलमानों की तरफ से इसका काफी विरोध हो रहा है, लेकिन इसकी एक वजह जो है वो अब इस वक्त सोशल मीडिया पर गूंज रही है, और वो है अंबानी। मुकेश अंबानी का इतना बड़ा घर एंटीलिया पर बुलडोजर चलने की नौबत आ गई है, और उस बुलडोजर को रोकने के लिए ही शायद इस वक्त केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने मित्र का घर बचाने के लिए, अपने जिगरी यार के लिए इस कानून में बदलाव की कोशिश कर रही है, हाथ पैर मार रही है। क्योंकि मुकेश अंबानी का मुंबई में मौजूद जो घर है, जो आलीशान बिल्डिंग है, जो आलीशान इमारत है, महल है, वो घर मुसलमान की वक्फ प्रॉपर्टी पर बनी हुई है और गलत तरीके से धोखाधड़ी करके इस पर घर बनाया गया है। ऐसा मुकेश अंबानी के ऊपर लगा है आरोप। मामला अदालत में जेर समाअत है लंबे समय से, और कभी भी उसका फैसला आ सकता है। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जिस दिन फैसला आएगा उस दिन अंबानी के घर पर बुलडोजर चलेगा, और उसी बुलडोजर को चलता देख नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए वक्फ प्रॉपर्टीज में बदलाव के लिए, उसकी ताकत को कमजोर करने के लिए हमारे नरेंद्र बाबू मोदी जी इस वक्त बहुत बेचैन हैं। लेकिन ये बात आज से नहीं है, ये बात 10-15 साल पीछे से चली आ रही है। अगर इसे गौर से देखा जाए तो 2017 में मीडिया रिपोर्ट से एकदम झड़ी लग गई, तब पता चला कि आखिर मामला क्या है। 29 नवंबर 2017 को मुंबई से नवभारत टाइम्स ने लिखा कि गैर कानूनी ढंग से जमीन खरीद कर बनाया गया अंबानी का घर ? वक्फ बोर्ड ने वापस मांगी जमीन। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, इससे आगे भी है। द हिंदू लिखता है कि एंटीलिया जमीन पर वक्फ बोर्ड को हाई कोर्ट का नोटिस, और यह खबर भी छापी गई है 22 जुलाई 2017 को। 29 नवंबर 2017 को द इंडियन एक्सप्रेस जिसका इतना बड़ा नाम है, उसने भी लिखा मुकेश अंबानी ने 2005 में अवैध रूप से बेची गई अनाथालय की जमीन पर एंटीलिया का निर्माण किया महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड। 29 नवंबर 2017 को जनसत्ता लिखता है कि मुश्किल में मुकेश अंबानी का एंटीलिया नियम तोड़कर अनाथालय की जमीन हड़पने का आरोप। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के कार्यकारी सीईओ ने कहा कि एंटीलिया जिस जमीन पर बना है वो एक अनाथालय की है और उसे गैर कानूनी तरीके से बेचा गया है। तो ये माजरा है। अगर अदालत ने अंबानी के खिलाफ फैसला सुना दिया तो फिर अंबानी साहब बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, और ऐसा होता नरेंद्र मोदी जी नहीं देख सकते। क्योंकि मोदी जी के होते हुए उनके अरबपति खरबपति अमीर चंद एक मित्र की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल जाए, जमींदोज कर दिया जाए, और वो भी मुसलमानों की वजह से, तो ऐसा ना बीजेपी बर्दाश्त कर सकती है, ना आरएसएस बर्दाश्त कर सकती है, ना वीएचपी, ना बजरंग दल। और हमारे मोदी जी तो पहले से ही अंबानी के हो चुके हैं। लेकिन सवाल है कि संसद में यह मामला कितना टिकेगा, क्योंकि इसके लिए बाकायदा नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार तैयारी कर रही है कि अपोजिशन के लोगों को साथ मिला जुला कर इसमें काम कर लिया जाए, संशोधन कर लिया जाए। और संशोधन करने के लिए हर वो कोशिश की जाएगी जो अब तक आपने देखी है या अब तक आपको देखने को नहीं मिला है। इस मामले में 2 लोगों का स्टैंड बहुत ही क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहला चंद्रबाबू नायडू, जिनकी 16 सीटों की बदौलत हमारे नरेंद्र बाबू मोदी अपना केंद्र में सरकार बनाए हुए हैं। आज वो खुद को एनडीए की सरकार बोल रहे हैं और वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और दूसरा स्टैंड
उनका, जिनको नीतीश बाबू कहते हैं, नीतीश बाबू का इस मामले में क्या स्टैंड होगा वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का इस एक्ट को लेकर के बहुत भारी विरोध भी हो सकता है। अगर चंद्रबाबू नायडू वक्फ के मामले में मोदी जी का साथ देते हैं तो ये समझ लीजिए कि जो हैदराबाद के मुसलमान हैं, जो आंध्रा के मुसलमान हैं, जो तेलंगाना क्षेत्र के मुसलमान हैं, वो बहुत ही कड़ा विरोध करना शुरू कर देंगे चंद्रबाबू नायडू का, जो उनके सियासी भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनका सियासी मुस्तकबिल डूब भी सकता है उनके एक फैसले की वजह से, क्योंकि बरसों लग जाते हैं अपनी इज्जत व आबरू वक़ार बनाने में, सियासत में अपनी पैठ बनाने में, सियासत में अपना मुकाम बनाने में, लेकिन बस एक झटका ही काफ़ी होता है पूरे अरमान को डुबो देने में। इंसान की पूरी शख्सियत एक फैसले की वजह से ज़मींदोज़ हो जाती है। और शायद चंद्रबाबू नायडू के लिए इस बार बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा संसद में देखने को मिलेगी, और बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा वाईएसआर रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी को भी देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके सांसद राज्यसभा में भी मौजूद हैं। हालांकि इसका मुसलमानों की तरफ से भी काफ़ी विरोध किया जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हुकूमत की नीयत ख़राब है, वो हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत करके मुसलमानों की अरबों की जायदाद हथियाना चाहती है। हम वक्फ कानून में ऐसी किसी भी तरमीम को कभी कबूल नहीं कर सकते जिससे वक्फ की हैसियत और वक्फ के मकसद में तब्दीली आए। ऐसा लगता है कि इस तरमीम के ज़रिए हुकूमत वक्फ की हैसियत और नोयत को तब्दील करना चाहती है ताकि इस पर कब्ज़ा करना आसान हो जाए। तो जाहिर सी बात है ये हुकूमत की नीयत पर ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को जो एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर पहचान बना चुके हैं हैदराबाद वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, सांसद असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो क्या सोचते हैं इस बारे में, उनका क्या कहना है ज़रा उसको भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि ये अपने आप में मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। दूसरी बात यह कि बीजेपी शुरू से ही इन बोर्ड और वक्फ प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ रही है और उनका हिंदुत्व एजेंडा है। अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो प्रशासनिक अराजकता आ जाएगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी, और अगर सरकार का कंट्रोल वक्फ बोर्ड पर बढ़ता है तो वक्फ की आज़ादी पर असर पड़ेगा। वो कहते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि अगर कोई विवादित संपत्ति है तो ये लोग कहेंगे कि संपत्ति विवादित है, हम उसका सर्वे कराएंगे। ओवैसी ने कहा कि सर्वे बीजेपी और मुख्यमंत्री करेंगे और आपको मालूम है कि इनका नतीजा क्या होगा। ओवैसी कहते हैं कि भारत में कई जगहों पर ऐसी दरगाहें हैं जहां पर बीजेपी आरएसएस का दावा है कि वो दरगाह और मस्जिद नहीं है, इसलिए कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति छीनने की कोशिश हो रही है। ओवैसी साहब बहुत दूर तक की बातें बोल रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि जो भी मस्जिदें हों, दरगाहें हों, कब्रिस्तान हों, उन जगहों पर अक्सर कोई ना कोई ऐसा दावा किया जाता है जिससे कि उसकी पहचान धूमिल हो जाए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि उसे मंदिर या हिंदू धर्म से जुड़ी संपत्ति, प्रॉपर्टी बताने का दावा बार बार किया जाने लगता है। मुसलमानों की ऐसी बहुत से प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी बहुत सी ज़मीनें हैं जिन पर अभी भी इनलीगल तरीके से कब्जा है, अवैध तरीके से आपको कब्जा देखने को मिलेगा, गुंडे, बदमाशों, माफियाओं के जरिए। और एक तो कब्जा जिसे आप देख सकते हैं, अवैध तरीके से मकान बना लिया अंबानी साहब ने इंटीलिया पर। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन मुस्लिम वक्फ की है, लेकिन आज के दौर में मुसलमानों की हालत क्या है? मुसलमानों के पास रहने के लिए ढंग के जगह नहीं है, घर नहीं है, उनके पास तालीमी इदारे नहीं हैं। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का ढंग से इस्तेमाल करने की आज़ादी लोगों को मिल जाए, मुसलमानों को ही मिल जाए, तो मुसलमानों को हुकूमत की तरफ नज़र उठा के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका बहुत से सियासी मायने भी हो सकते हैं। अब देखना होगा कि वक्फ के मामले में कांग्रेस का नज़रिया क्या होता है, समाजवादी का नज़रिया क्या होता है, चंद्रबाबू नायडू का नज़रिया क्या होता है। देखना होगा कि चिराग पासवान का नज़रिया क्या होता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर उनके साथ भी अच्छे खासे जुड़े हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का क्या होगा, जीतन राम मांझी का, उनको भी देखना होगा। जेडीयू के नीतीश कुमार को भी देखना होगा, आरजेडी का भी रवैया देखना होगा। और इन तमाम लोगों को देखने के बाद ही तो ये तय होगा कि आखिर इनकी मंशा क्या है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, क्या सोचते हैं आप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।